हेलो स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है। तो चैप्टर 2 में अब तक हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था कि जे थॉमसन अंकल ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अपने चैप्टर का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम उसकी हिस्ट्री में जाने वाले हैं कि भाई एटम का मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले रिप्रेजेंट किया, कैसे किया और उसको ब्रेक किसने किया, वो सब इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कि मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी आपको पढ़ा दिया। चार्ज बाय मास रेशियो जे थॉमसन का जो प्रैक्टिकल है वो पढ़ा दिया। उसके बाद मिलीकन का ऑयल ड्रॉपलेट प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय मास रेशियो कितना है, वो सब आपको याद रखना है। कल हम क्या पढ़े थे? तो कल मैंने पढ़ाया था आपको थॉमसन मॉडल कि सबसे पहले एटम कैसा था वो इमेजिन किसने करवाया? तो थॉमसन अंकल ने। सो थैंक यू टू थॉमसन अंकल। हमको वाटरमेलन का टेस्ट करवाया। भले ही बाद में पता चला कि वो कैप्सिकम है, लेकिन टेस्ट तो किया वाटरमेलन का। तो वाटरमेलन जैसा मॉडल रिप्रेजेंट थॉमसन अंकल ने किया था। अब वाटरमेलन से कंपैरिजन कैसे और क्यों? तो जैसे वाटरमेलन वो उसमें जो मास है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जैसे सीड्स है उसके वैसे ही फंसे हुए थे और उन्होंने अपने को एटम का रेडियस निकाल के दिया था। तो रेडियस ऑफ एटम थॉमसन ने मेजर किया था और वो कितना था? तो 10⁻⁻10 मीटर। ये चीजें बार बार आप बोला करो, 10⁻⁻10 मीटर वो एटम का रेडियस था। आपको पता है न्यूक्लियस का रेडियस क्या है? तो न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10⁻15 मीटर है और एटम का रेडियस 10⁻10 मीटर है। अब दोनों का रेशियो निकालें तो 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻15 में करूं तो 10⁵, यानी कि पूरा जो एटम है उससे न्यूक्लियस बहुत छोटा है। एटम की कंपैरिजन में न्यूक्लियस बहुत छोटा है और इसीलिए तो रुथरफोर्ड अंकल के प्रैक्टिकल में अल्फा पार्टिकल्स मैक्सिमम 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल। कुछ भी अंदर नहीं था, सीधे वो पास हो गए, निकल गए। और कोई एकाध रिफ्लेक्ट हुआ था तो उससे पता चला था कि जो एटॉमिक साइज है उससे न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है और वो 10⁵ टाइम्स छोटा है, यानी कि 1,00,000 गुना छोटा है न्यूक्लियस पूरे एटम से। अब सोचो, एटम तो किसी को दिखता नहीं, माइक्रोस्कोप में भी नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी एटम दिखता नहीं है और इतना छोटा एटम और उसमें भी न्यूक्लियस कितना छोटा और इसमें भी पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स है आपको पता है न्यूक्लियस में? तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन तो होता है, न्यूट्रॉन के अलावा इसमें मेसॉन पार्टिकल्स भी होते हैं। मेसॉन पार्टिकल, बहुत सारे मेसॉन पार्टिकल्स हैं, चाइमेसॉन, टाउमेसॉन, पाइमेसॉन, ऐसे मेसॉन पार्टिकल्स भी एक्सेस मोर देन 100 मेसॉन पार्टिकल्स इसमें है। तो एक तो इतना छोटा न्यूक्लियस और इसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा भी मेसॉन, एंटी प्रोटॉन, ग्रेविटॉन, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स अंदर है। अब ये जो न्यूक्लियस का मॉडल कल जो वाटरमेलन था उसको ब्रेक किया था रुथरफोर्ड ने। हम लोगों ने कल रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि रुथरफोर्ड्स अल्फा इज स्कैटरिंग ऑन गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट
अपना जो गोल्ड फॉइल था उसकी जो थिकनेस थी 100 नैनोमीटर थी। तो गोल्ड फॉइल की थिकनेस 100 नैनोमीटर, उसके ऊपर अल्फा रे बॉम्बार्ड किए थे। तो उसके हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन थे कि मैक्सिमम अल्फा रेज 99.9% अल्फा रेज वेर पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल, समवेयर रिफ्लेक्टेड एंड समवेयर डिफ्लेक्टेड। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस थे उसके अकॉर्डिंग हमने कंक्लूजन निकाले थे। और कंक्लूजन्स हमारे क्या थे? तो कंक्लूजन से कि भाई एटम पूरा एम्प्टी है, अंदर कुछ भी नहीं है, वो कैप्सिकम लाइक है। अब जैसे आप कैप्सिकम कट करते हो तो बीच में से वो सीड्स वाला जोन आपको दिखता है, वैसे ही अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रुदरफोर्ड अंकल ने जो मॉडल रिप्रेजेंट किया था वो कैसा था वो समझते हैं। तो रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो आप। तो सोलर सिस्टम में क्या है कि बीच में सन है, सन के बाहर ये सन है, बाहर ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स में अर्थ यानी ई है, ठीक है। तो सेम कि भाई सन के अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के अंदर अर्थ मूव करती है। तो ये सन के अराउंड अर्थ ऐसे ऑर्बिटल मूवमेंट उसका है और अर्थ हैज अगेन स्पिन मूवमेंट। तो अर्थ अपनी स्पिन पे रोटेट करती है ऐसे, और स्पिन पे रोटेट करने के साथ साथ वो न्यूक्लियस के अराउंड भी ऐसे घूमती रहती है। तो सॉरी, सन के अराउंड घूमती रहती है। तो अर्थ और सन सेम टू सेम, यहाँ पे न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन, उस टाइम न्यूट्रॉन तो नहीं था। ये बातें 1897 1898 की बातें हैं। तो उस टाइम हमारे पास सिर्फ 2 पार्टिकल थे, प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है इसमें प्रोटॉन, और जैसे अर्थ ऑर्बिट में है वैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है। एग्जैक्टली सेम मॉडल उन्होंने इसके साथ कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सन और अर्थ कोई स्टैंड पे नहीं है तो भी क्यों वो कंटिन्यूअसली मूविंग है, गिर नहीं जाती है, कहीं पे चली नहीं जाती है ऑर्बिट छोड़ के। तो अपनी ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में अर्थ मूव नहीं होती है, तो क्यों ऐसा होता है? तो अर्थ को किसी ने पकड़ के रखा है क्या? तो यस, अर्थ को कौन पकड़ के रखता है? तो अर्थ का फ्रेंड कौन है? सन। सन का मास अगर ms है, अर्थ का मास अगर me है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? तो F G ms me अपॉन r² जितना। सन और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? तो G इंटू ms मतलब मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ, दोनों के मास का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम रेडियस बोलते हैं वो r², दोनों के बीच का डिस्टेंस r² जितना है। तो यहाँ पे सेम कंपैरिजन करवा दिया गया कि भाई यहाँ पे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, लेकिन जब दो चार्ज ऑपोजिट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दो चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो वाले फोर्स को हम कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये कूलम्ब अंकल ने दिया था। तो ये कूलम्बिक फोर्स है, यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे ये कूलम्बिक फोर्स है। तो ये जो कूलम्बिक फोर्स है वो कितना है? तो F = K, इसका चार्ज अगर Q1 है,
इसका चार्ज अगर Q2 है तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जितना है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जितना है, और ये वाला F कितना, तो G MS इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर जितना। अब ये पूरा मॉडल सबको समझ में आने लगा था कि भैया हाँ सही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे ये कूलम्बिक फोर्स है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूवमेंट करती है, अपनी स्पिन पे मूव करती है, वैसे ही सेम इलेक्ट्रॉन भी ये ऑर्बिट में मूव करता है और अपनी स्पिन पे मूव करता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन किसका था, तो ये रुदरफोर्ड अंकल का था। अब अगर इन्होंने ये मॉडल रिप्रेजेंट किया तो तुरंत उसके भी ड्रॉबैक निकालने के लिए कोई ना कोई होता ही है। हमारी सिस्टम है ह्यूमन सिस्टम कि अगर कहीं किसी ने कुछ बोला तो उसका अपोज करने वाला भी होता है, लेकिन साइंटिस्ट में ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका अपोज किया, बट हाँ अगर किसी ने कुछ सजेस्ट किया तो कुछ क्रॉस भी होता है। तो यहाँ पे इतना अच्छा मॉडल बनाने के बाद, चलो वाटरमेलन से हम कैप्सिकम में तो आए, लेकिन तो भी ड्रॉबैक क्या निकला वो समझते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है कि भाई भले सब कुछ कंपेयर कर लिया हो, लेकिन जो सन और अर्थ उस पे कोई चार्ज नहीं है, सन पे कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस पार्टिकल है, पार्टिकल मैक्रो है लेकिन ये चार्जलेस पार्टिकल्स है, और यहाँ पे ये चार्ज्ड पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और चार्ज वाला पार्टिकल चार्जलेस पार्टिकल की तरह मूवमेंट नहीं करेगा। क्यों, तो वो समझते हैं। तो मैक्सवेल प्लैंक कौन से साइंटिस्ट थे अब नए जिन्होंने कुछ नया एक्सप्लेनेशन दिया, मैक्सवेल प्लैंक। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल प्लैंक इन्होंने ऐसा बताया कि जो कभी चार्ज पार्टिकल है, इफ any charge particle accelerate, then it produces electromagnetic field। मैक्सवेल प्लैंक अंकल ने क्या बताया कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होता है तो वो अपने पीछे वेव प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन को आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोपेगेशन का अगर ये डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोपेगेट होता है, मूव होता है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव होके यहाँ आया तो उसके पीछे ऐसे वेव्स आएंगे और ये कौन सा फील्ड जनरेट होगा, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो एग्जैक्ट उसके परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे, तो एग्जैक्ट उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो जस्ट ये वेव्स जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर कभी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, हेलो समझो बात को आप बच्चों ध्यान से सुनो, कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे एक्सीलरेट होता है, तो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होता है तब उसके पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हुआ तो उसके पीछे इलेक्ट्रिकल फील्ड और इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो यहाँ पे ये बात एकदम से आप लर्न कर लो, चबा चबा के उसको डाइजेस्ट कर लो कि इफ एनी चार्ज्ड पार्टिकल accelerate that it produces electromagnetic field। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है,
वो ऐसे मूव करता है, इसी डायरेक्शन में उसका प्रोपेगेशन है, तो उसके पीछे ये दो फील्ड जनरेट होते हैं। कौन से दो फील्ड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसके पीछे वेव्स निकलते हैं। तो अब अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सबको पता है। तो अगर इसके पीछे अगर वेव्स निकल रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है। इलेक्ट्रॉन क्या लूज करेगा? खुद की एनर्जी। क्योंकि मैं अगर भाग के 3 राउंड कहीं पे लगा दिए तो बट ऑब्वियस है, मैंने अगर 3 चक्कर लगाए तो मैं अपनी एनर्जी क्या करूंगी? लूज तो करूंगी ना। अगर मैं कुछ वर्कआउट करूंगी तो मेरा एनर्जी लूज होगा ही होगा। तो सेम वे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रहा है, तो उसके पीछे वेव्स जनरेट होते हैं, तो बट ऑब्वियस वो अपनी एनर्जी लूज करता है। अब एनर्जी लूज करता है तो होगा क्या? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ने ऐसे मूवमेंट स्टार्ट किया यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते करते इधर आया तो वो एनर्जी लूज करेगा, तो उसका ऑर्बिट श्रिंक होने लगेगा। तो जैसे 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 वो मूवमेंट करता है एनर्जी लूज करता है, लूज करता है, लूज करता है, लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस में घुस जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड होने में उसको सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड लगेंगे। तो अगर रुदरफोर्ड अंकल का यही मॉडल सही है तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो ये चार्ज पार्टिकल है, और इफ एनी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और ये ड्यू टू दिस फील्ड और ड्यू टू दिस वेव्स अपना एनर्जी लूज करता है, और एनर्जी लूज करते 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 ऑर्बिट श्रिंक होने लगता है, और श्रिंक होके सीधा वो न्यूक्लियस के अंदर कॉलिजन हो जाएगा, वो घुस जाएगा न्यूक्लियस में और अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये जो रुदरफोर्ड का मॉडल है पूरा अनस्टेबिलिटी दिखा रहा है। अगर इन्होंने ये जो सिचुएशन बताई, ऐसा अगर एटम का मॉडल है तो इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकेंड में न्यूक्लियस में घुस जाएगा, और वैसा तो होता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो अपना एटम है वो तो स्टेबल है, और ये वाला जो मॉडल है रुदरफोर्ड अंकल का वो टोटली अनस्टेबल है। तो अब क्या करें? वाटरमेलन ना टेस्ट आया उसका कुछ भी, कैप्सिकम उसमें भी कुछ गड़बड़ आई। हाँ, लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या है? न्यूक्लियस तो मिला, अरेंजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड क्या बोल सकते हो आप कि रुदरफोर्ड अंकल का जो भी एटॉमिक मॉडल है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे ये मॉडल स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ये पूरा अनस्टेबल मॉडल है। और दूसरी चीज मैंने आपको डेमो लेक्चर में सिखाया था, और आप भी जानते हो कि यहाँ पे तो बहुत सारी ऑर्बिट है, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड में 8 होते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड अंकल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे एक ही ऑर्बिट में हैं, उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, वो कोई भी एक्सप्लेनेशन ये वाले मॉडल में नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लिमिटेशंस है। फर्स्ट वाला, रुदरफोर्ड्स atomic model cannot be explain stability of an atom, and there is not any more information about electronic configuration. तो यहाँ पे दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सो रुदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको अब और भी अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको ड्यूअलिटी प्रिंसिपल और वो सब आगे बढ़ना है। तो अब हम नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बोर अंकल का मॉडल पढ़ने से पहले हमको कुछ और पढ़ना है। और आज टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग
वॉल्यूम बराबर आवे छे। चलो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है ना, मैंने क्या लिखा है, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, तो डबल कैरेक्टर, कोई चीज डबल डबल बिहेवियर दिखाता है उसे ड्यूअल कैरेक्टर बोलते हैं। डबल बिहेवियर किसका, तो कि यहाँ पे ड्यूअल कैरेक्टर किसका है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बोला गया है। तो जब हम सबसे पहले एंशिएंट फिनोमिना की बात करें, तो जब इतना स्टडी नहीं हुआ था तब हम लोग सोचते कि जैसे देखो धरती पे सबसे पहले किरण सूरज की आती है, अब वो किरण वर्ड बोलते हैं, यानी कि वो रे। तो सबको पता है कि जो सनलाइट है वो अर्थ के ऊपर रे फॉर्म में आता है, यानी कि वेव फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे उस टाइम सब ऐसा मानते थे कि लाइट, सनलाइट जो है या एनी टाइप ऑफ लाइट है, वो लाइट हैज वेव कैरेक्टर। क्या मानते थे सब लोग कि लाइट हैज वेव कैरेक्टर, यानी कि लाइट वेव फॉर्म में आता है। और सब लोग क्या, हम लोग भी यही चीज मानते हैं ना कि लाइट हैज वेव नेचर, ठीक है। अब सब लोग जब ये बिलीव करते थे कि लाइट हैज वेव नेचर, तो प्रॉब्लम किसको हुई, तो सबको पता है ना, कोई अगर कोई चीज बिलीव करता है तो किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होती ही है। तो उस टाइम जैसे रुथरफोर्ड अंकल, उन्होंने मॉडल सजेस्ट किया, तो उनका पोपट किसने किया, तो बट ऑब्वियस उनको क्रैक किया, उनको अनस्टेबल दिखा दिया मैक्सवेल प्लैंक ने। और मैक्सवेल प्लैंक जो थे वो कर क्या रहे थे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। कौन से फील्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। कौन, मैक्सवेल प्लैंक क्या कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैंने कल जैसे बताया था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो एक्सपेरिमेंट का कुछ एम होता है, फिर आफ्टर एक्सपेरिमेंट कुछ ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं और आफ्टर ऑब्जर्वेशंस कुछ कंक्लूजन आते हैं। तो वैसे ही मैक्सवेल प्लैंक अंकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके जो रिसर्च कर रहे थे, उसमें उनके सारे रिसर्च के एंड में एक ही चीज आती थी कि लाइट हैज क्वांटम नेचर। ओ बाप रे, तो ये क्वांटम नेचर यानी कि अभी क्वांटम ना बोलते हुए मैं पार्टिकल बोलूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि लाइट हैज पार्टिकल कैरेक्टर। तो ये तो क्या हो गया, हम तो क्या सोच के बैठे थे, लाइट हैज वेव कैरेक्टर। अब प्लैंक अंकल जो थे, मैक्सवेल प्लैंक, वो क्या बोल रहे थे कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। भाई उन्होंने कैसे ही एस्टेब्लिश कर दिया 1900 जो सेंचुरी, अपनी 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई और उसमें उन्होंने ये कुछ बोल दिया कि लाइट हैज पार्टिकल कैरेक्टर, जबकि सब लोग अच्छे से मन में बैठ के सोच रहे थे कि लाइट हैज वेव कैरेक्टर। अब सोचो, लाइट हैज पार्टिकल कैरेक्टर, सोचते थे लाइट हैज वेव कैरेक्टर, तो सबको इतना कुछ जमी नहीं बात। तो उसके बाद अगेन वन मोर फिनोमिना, वो कौन थे, तो हाइजीन्स। तो यहां पे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि वेव नेचर प्रूव किया, वेव कैरेक्टर। अब हाइजीन्स ने क्या किया, तो उन्होंने वेव थियोरी रिप्रेजेंट करी थी कि
जैसे वेव है, लाइट का वेव है, तो लाइट वेव का रिफ्लेक्शन होता है, आपको पता है। लाइट के वेव का डिफ्लेक्शन, अगर कोई स्लीट है और यहां से लाइट का वेव आ गया, तो आपको पता है कि रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल है तो वो मुड़ के भी निकल जाएगा, यानी कि लाइट के वेव का डिफ्लेक्शन भी होता है। तो लाइट के वेव का रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब फिनोमिना जो है वो तो वेव के साथ होती है। तो ह्यूजेंस ने क्या बोला? ह्यूजेंस सबसे पहले मैक्सवेल प्लैंक ने बोला कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। अब ह्यूजेंस ने क्या रिप्रेजेंट किया? तो ह्यूजेंस ने ये बताया कि लाइट वेव थियोरी रिप्रेजेंट करी और बोला कि जिसका इंटरफियरेंस होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, ये सब फिजिक्स की फिनोमिना है। आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि इंटरफियरेंस क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, तो वो सब वेव के साथ होते हैं। तो अगर ये सब फिनोमिना लाइट के साथ हो रही है तो लाइट भाई वो तो वेव ही है। प्लैंक कुछ भी बोले वो तो बोलता रहता है। ह्यूजेंस ने क्या बोला? नहीं भाई वो वेव है। प्लैंक ने क्या बोला? नहीं वो तो पार्टिकल है। तो भाई अब कंफ्यूज हो गए मैक्सवेल प्लैंक कि मेरे तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट हैं, वो तो मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर, लेकिन ह्यूजेंस अंकल बोल रहे हैं कि लाइट हैज वेव नेचर। अब करे तो करे क्या? अब उसके बाद नेक्स्ट थियरी रिप्रेजेंट करी आइंस्टाइन ने। अब आइंस्टाइन अंकल ने क्या बोला? तो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन किया, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो कि आप सब लोगों ने सोलर सेल देखा होगा, ये है सोलर सेल जो कि टेरेस पे रखते हैं हम लोग। सोलर सेल होता क्या है? तो इस पे एक मेटल का प्लेट लगा होता है, यहाँ पे जनरली सिलिकॉन मेटल होता है, कोई भी सेमीकंडक्टर मेटल का यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है, और मेटल के प्लेट के ऊपर जब सनलाइट अप्लाई होता है, प्लेट के ऊपर सनलाइट अप्लाई होता था तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। अब इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो सबको पता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल। अब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन भला पार्टिकल क्यों निकलेगा? तो जैसे इसका एक पार्टिकल यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है तो मेटल का एक पार्टिकल बाहर निकलता है। तो जैसे जैसे लाइट का पार्टिकल एब्जॉर्ब होता जाएगा और यहाँ से पार्टिकल एमिट होता जाएगा। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल रेडिएशन। मेटल के ऊपर जब रेडिएशन होता है तब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और उसी एमिशन को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल रेडिएशन, यानी कि मेटल के ऊपर जब रेडिएशन होता है तब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, पार्टिकल्स यहाँ पे एमिट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का एमिशन हो रहा है उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे यही चीज समझनी है आपको कि अगर ये वेव है तो वेव निकलता है, लेकिन इसमें से पार्टिकल्स क्यों निकल रहे हैं? तो बट ऑब्वियस ये पार्टिकल ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ऑन द बेसिस ऑफ अगेन टू थियरी,
फर्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक थियरी एंड द अदर वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कल के लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन वी कैन से दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर। अब सबसे पहली फिनोमिना थी लाइट हैज वेव नेचर, फिर बाद में प्रूव हुआ, मैक्सवेल प्लैंक अंकल ने बोला कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। फिर उसके बाद यूजीन्स आए, उन्होंने वेव थियरी रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने ये बता दिया कि लाइट हैज वेव नेचर। अगेन आइंस्टाइन आए, वो उन्होंने प्रूव किया कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। अब करे तो करे क्या, कोई पार्टिकल बोलता है, कोई वेव बोलता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन का पता नहीं। और जब झगड़ा इतना बढ़ गया तो अगेन फिर सारे साइंटिस्ट ने मिलके एक कंक्लूजन निकाला कि लाइट हैज ड्यूअल कैरेक्टर, लाइट हैज वेव एंड पार्टिकल बोथ कैरेक्टर। तो यहाँ पे ड्यूअलिटी आई कि लाइट में पार्टिकल भी है, लाइट हैज वेव नेचर भी है। तो यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे सारे साइंटिस्ट सही है। अब ये सोचो कि पार्टिकल से ही तो वेव क्रिएट होते हैं। चलो एक पार्किंग स्टैंड में आप चले जाओ, पार्किंग स्टैंड में सोचो बहुत सारी साइकिल्स लगे हुए हैं। तो ये जितने भी साइकिल लगे हुए हैं वो अलग अलग मीडियम के पार्टिकल है, समझ में आया? अब इमेजिन करना, मैंने क्या बताया, एक पार्किंग स्टैंड है और वो वाले पार्किंग स्टैंड में एक रो वाइज बहुत सारी साइकिल्स लगे हुए हैं। मैंने एक साइकिल को गिरा दिया, मैंने क्या किया, सिर्फ एक साइकिल को गिरा दिया। अगर मैं सिर्फ एक साइकिल को गिराती हूं तो वो पार्टिकल वहीं का वहीं है, लेकिन उसने अपना एनर्जी जो है दूसरे साइकिल में ट्रांसमिट किया। तो एक पार्टिकल ने दूसरे पे गिरा, दूसरी साइकिल तीसरे पे गिरी, तो दूर से आप देखोगे तो ऐसे आपको वेव दिखेगा। तो सारी साइकिल ऐसे गिर जाएगी, एक वेव मिला आपको, लेकिन वेव किसके थ्रू मिला? पार्टिकल्स के थ्रू मिला। तो मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट होते हैं और अपनी एनर्जी दूसरे को देते हैं, तो दूसरा वाइब्रेट होने लगता है, दूसरा तीसरे को एनर्जी देता है, तीसरा वाइब्रेट होने लगता है, और उस वैसे ही पूरा एनर्जी ट्रांसमिशन होता है। तो वेव कहीं ना कहीं पार्टिकल के थ्रू ही मूव ऑन होता है। तो समझो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव नेचर भी है और पार्टिकल यानी कि क्वांटम नेचर। तो यहाँ पे वेव और क्वांटम दोनों नेचर है, इसीलिए इसको ड्यूअलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये आप वीडियो बार बार देखना, रिवीजन करना, ताकि ये ड्यूअल कैरेक्टर आपको समझ में आए। तो मैक्सवेल प्लैंक अंकल ने क्या बताया, पहले से हम क्या बिलीव करते थे कि लाइट हैज वेव नेचर। फिर प्लैंक अंकल ने, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या बताया कि लाइट हैज क्वांटम नेचर। फिर अगेन ह्यूजेंस ने वेव थियरी रिप्रेजेंट किया और उन्होंने क्या बताया कि लाइट हैज वेव नेचर। और उसके बाद आइंस्टाइन on the basis of photoelectric effect and black body radiation, यहाँ पे अगेन वो फिनोमिना आई कि लाइट हैज क्वांटम नेचर। और फिर बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ और अल्टीमेटली इट इज प्रूव्ड दैट कि लाइट हैज वेव एंड क्वांटम ड्यूअलिटी कैरेक्टर। सो ये डबल सिम वाला अपना मोबाइल है, यहाँ पे बहुत पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो इसके आगे का जो टॉपिक है हम कल पढ़ेंगे, हम कल जाएंगे बोर एटॉमिक मॉडल में, और उसके बीच वाला जो टॉपिक है एटॉमिक मास वो थोड़ा बहुत कल रिवाइज भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, टिल देन बाय बाय।